आज का हमारा टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, चलिए बिल्कुल आज हमारा फ्रेश टॉपिक शुरुआत होने वाला है। इसमें हाँ छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है। इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम आपका है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये पता करने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर क्या वेट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर पहले से कुछ पॉइंट लिख के रखा है, इसको समझेंगे। उसके बाद एक सवाल भी बनाएंगे कि आखिर जो आपने यहाँ पे समझा उसको हम लोग सवालों में किस प्रकार से लागू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या है, अच्छा यदि हम लोग जैसे कल हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का धरती पर वेट क्या है, उसका डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, क्या इस प्रकार से पढ़े थे क्या कुछ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही तो पढ़े थे बेसिकली हम लोग कल। किसी भी ऑब्जेक्ट का धरती पर वेट क्या होगा, इसका डेफिनेशन यही था बेसिकली हमारा कल, है ना। दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा था और हमने कहा था कि दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर लीजिए, है ना। और आज हम लोग बात कर रहे हैं मून के बारे में। तो क्या मून को लेकर वेट का डेफिनेशन कुछ ऐसा बन सकता है क्या? जरा देखिए तो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। सही बात है। मतलब क्या हुआ, जैसा कि कल हमने पढ़ा था धरती के बारे में, यानी कि अर्थ के बारे में, कि अर्थ फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ जितना फोर्स लगाएगा वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट 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 होगा, है ना। वही चीज तो इसमें भी है। इसमें वही चीज है कि यदि मून किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स नीचे की ओर लगाएगा खींचने के लिए, वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। क्या जब धरती के बारे में वो चीज है तो सेम डेफिनेशन हम लोग लागू कर सकते हैं किसमें, मून के बारे में। बस जहां जहां पर आपने अर्थ लिखा था वहां वहां पर आपने क्या लिख देना है, मून लिख देना है। बाकी डेफिनेशन दोनों का सेम हो सकता है, कोई दिक्कत? चलिए, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कि मून यदि इस पे जो फोर्स अपना लगा रहा है, सुनिएगा ध्यान से, मून अपना इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा नीचे खींचने के लिए, वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। यही ऐसा ही कुछ डेफिनेशन हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में भी पढ़ा था, जो कि हमारे अर्थ के बारे में था, है ना। चलिए, यही चीज हो गया मून के वेट के बारे में। ठीक है ना, मून के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट क्या होगा, उसका डेफिनेशन आपने यहाँ पे देख लिया। अब पूछा जाता है कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, है ना, क्या होगा, इसके बारे में पता कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले ध्यान से कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखिए ध्यान से। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बी स्मॉल एम। क्या कीजिए, सपोज कीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास क्या होगा, मास होगा, है ना। तो आपको क्या मानना है कि कोई ऑब्जेक्ट मून पर है रखा हुआ, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये मार्कर ही, ये मार्कर कहाँ पर है, फिलहाल मून पर है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या मान लेना है आपको, स्मॉल एम मान लेना है। ठीक है, आगे लेट द मास ऑफ द मून बी बड़ा एम, और ये छोटा सा एम, ये छोटा सा एम बिल्कुल इसके बेस में है, बिल्कुल बेस में है, ये आपको मान लेना है। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको एक यही चीज इधर भी करना है, सेम चीज। ये बड़ा एम लिए है मून के मास के लिए, ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा एम हमने क्यों लिया, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसके मास का, मून के मास का। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर वाले में आपने ऑब्जेक्ट का मास लिया स्मॉल एम, यहाँ पे आपने मून का मास कितना ले लिया, एम, और उसके नीचे छोटा सा क्या लगा दिया आपने, बेस में स्मॉल एम लगा दिया, ताकि हमको ये पता चले, और ये बता भी रहा है कि ये मास किसका है, मून का है। तो एम मतलब मास, कैपिटल एम मतलब मास, और ये छोटा सा एम हमने यहाँ पे बेस में लगा दिया, मतलब किसका मास, मून का मास, एम एम। ठीक है, आगे लेट द रेडियस ऑफ द मून बी आर, और मून के रेडियस को आपने क्या माना, कैपिटल आर, और छोटा सा यहाँ पे एम आपने क्यों लगाया, क्योंकि ये रेडियस किसका लिया आपने, मून का लिया, इसीलिए हमने छोटा सा यहाँ पे लगा दिया एम। ठीक है, आगे लेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून बी डब्ल्यू एम। मतलब क्या कि आपने
मून पर ऑब्जेक्ट के वेट को क्या माना, W माना, और छोटा सा m क्यों लगा दिया, क्योंकि ये वेट किसके ऊपर है, मून के ऊपर का है, इसीलिए आपने यहाँ पे WM लिख दिया। हाँ, मून के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट आपने क्या माना, W, और छोटे से बेस में आपने M क्यों लिखा, क्योंकि ये मून के ऊपर का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो इन चारों टर्म में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा शब्दों में लिखा हुआ है। आगे अब यहाँ पे आपको लगाना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू GM इंटू M बाई डी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, है ना। चलिए अब जरा मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को बताते हुए चलिएगा, ठीक है। जैसा कि पिछले वाले क्लास में हमने कहा था, फोर्स इज इक्वल टू वेट, यानी कि फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, वेट कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यदि यहाँ पे ये फोर्स है तो क्या इस फोर्स के जगह पर हम लोग वेट लिख दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे देखिए फोर्स के जगह पर हमने क्या कर दिया, वेट लिख दिया, लेकिन किसके वेट को, मून के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट को हमने लिख दिया। और ये कहां से आपने लिखा, आपने यहाँ पे ऑलरेडी मान रखा था, देख लीजिए, ये आपने क्या माना था, यहाँ पर वेट माना था, ऑब्जेक्ट का वेट माना था किसके ऊपर, मून के ऊपर, तो आपने क्या लिखा था, WM लिखा था, है ना। तो और वेट ही किसी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं आप, किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स ही क्या कहलाता है, उसका वेट कहलाता है कि नहीं। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला में फोर्स है तो फोर्स के बदले में यदि हम लोग ये वेट लिख दे तो कोई गलत होगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो वही यहाँ पे फोर्स के बदले में हमने वेट लिख दिया, किसके ऊपर का, मून के ऊपर का। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मून के ऊपर रखा हुआ है तो उसका वेट हमने यहाँ पे WM लिख दिया, और ये आपने यहाँ पे मान भी रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद देखिए ध्यान से, ये कैपिटल G है फॉर्मूला में, तो कैपिटल G आपको यहाँ पे भी रखना है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। आगे ये M है, ये M के जगह पर आपको ये वाला M, बड़ा वाला और छोटा वाला M लेना है, मतलब किसका मास लेना है आपको, मून का मास लेना है। आपने कहाँ पे इसको माना था, इसने आपको इस वाले को आपने इस वाले में माना था, देख लीजिए, है कि नहीं, बात समझ आ रही है। तो इस वाले कैपिटल M के बदले में आपने कैपिटल M लिया, लेकिन बेस में क्या लगा हुआ है, छोटा सा m, मतलब कि मून पर का मास हम लोग ले रहे हैं, यानी कि मून का मास ले रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल M के बदले में आपने ये लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी स्मॉल m है, यहाँ भी स्मॉल m है। तो ये स्मॉल m कौन सा है, वही ऑब्जेक्ट जो कि मून के ऊपर रखा हुआ, जिसका मास क्या है, स्मॉल m, यहाँ पे आपने माना था। तो क्या हर एक चीज हमारा इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला में डी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस, और हमने आपको एक बार कहा था क्लास में कि डिस्टेंस ही क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो डिस्टेंस के बदले में आपने यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर छोटा सा m क्यों लिखा, क्योंकि ये मून का रेडियस है, ये भी आपने यहाँ पे माना था। तो जो भी चीज आपने यहाँ पे मान लिया था, लेट कर लिया था, उसको हमने इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ढाल के यहाँ पे पुट कर दिया, बस, और कुछ नहीं। क्या कोई दिक्कत, तो आप चाहें तो जब आप इसको कॉपी करेंगे तो ब्रैकेट में इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नजर आता रहे कि आखिर हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो अब आपको निकालना है ऑब्जेक्ट का वेट किसके ऊपर, मून के ऊपर। तो इतना बराबर जी का वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, है ना, क्योंकि बाद में इसको हम लोग कैंसिल करने वाले हैं। तो जी का वैल्यू यदि आप यहाँ पे डालिएगा तब भी सॉल्व होगा, लेकिन आंसर थोड़ा सा ना आपका बड़ा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना, लेंदी हो जाएगा। तो आपको जी का वैल्यू यहाँ पे डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो जी का जी रहने दीजिए, ठीक है। और ये किसका मास था, मून का, और मून का मास क्या होता है, जैसा कि हमने हर बार मून का मास लिया है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, लेकिन यहाँ पे हमने 7.36 इसलिए लिया है क्योंकि आपके बुक में एक टेबल रिकमेंड किया गया है। आप पेज नंबर निकालिए 137 में देखिए ध्यान से, 137 में ये एक टेबल दिया हुआ है आपके बुक में, इसी टेबल के डाटा को आपको यूज करना है, और समझ में आ रही है।
जैसे हमने आपको बार बार क्या कहा, मून का मास 7.4 इंटू 10⁻22 kg, लेकिन यहाँ पे टेबल में मून का मास कितना लिखा हुआ है 7.36, लेकिन इस 36 को थोड़ा सा आप राउंड ऑफ कर दीजिए तो क्या आएगा आपका 7.4 ही आएगा, है ना। आप 7.4 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे टेबल दिया गया है बुक में, क्यों दिया गया, फालतू में तो नहीं होगा ना, उसी को आपको यूज करना है ना। हालांकि हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मून का मास हम लोग हमेशा 7.4 ही लिखेंगे इंटू 10⁻22, लेकिन चूंकि यहाँ पे टेबल आपके सामने दिया है तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप टेबल के डाटा को यूज कर लीजिए, है ना। तो मून का मास आपने यहाँ पे कितना लिख लिया 7.36 इंटू 10⁻22, ठीक है, कोई डाउट इसमें। लेकिन आप इसको 7.4 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बोलो क्यों, क्योंकि डाटा है हमारे पास टेबल में दिया हुआ, उसको यूज कर लेंगे, क्यों फालतू का दिमाग लगाना, है ना। आगे उसके बाद स्मॉल एम, तो स्मॉल एम हमारा हो गया, इसको हमने कुछ नहीं किया क्योंकि ये किसका मास था, ऑब्जेक्ट का मास था। आगे बढ़ते हैं, नीचे देखिए, नीचे आपका आर स्क्वायर, लेकिन किसका रेडियस, मून का रेडियस, और मून का रेडियस क्या होता है, मून का रेडियस होता है 1 अच्छा मून का रेडियस हमने आपको बार बार कितना लिखाया है, इतना ही लिखाया है, इतना ही लिखाया है। मून का रेडियस कितना होता है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर होता है ना। इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ध्यान से देखिए, क्या हमने कहीं पर भी इस कैपिटल जी और स्मॉल एम का वैल्यू डाला, क्या नहीं डाला, ठीक है। अब आपको करना क्या है, केवल इतना को और इतना को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हालांकि सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, बस कोई बड़ा बात नहीं है इसको सॉल्व करना, बड़ा आसान सा बात है, आप इसको कर भी सकते हैं। लेकिन खैर यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहें मेरे जैसा, जो कि हमने यहाँ पे बुक सा ही लिखा हुआ है, कुछ अलग सा नहीं किया है हमने, लेकिन इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक ना। तो आपको जी को करना नहीं है सॉल्व, इस स्मॉल एम को करना नहीं है सॉल्व, तो केवल आपको इतना ऊपर में और इतना को सॉल्व करना है। तो जब इतना को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, कुछ इस प्रकार का आएगा 2.431 इंटू 10⁻10 आएगा, ठीक है। लेकिन आपने जी और स्मॉल एम का कोई काम किया क्या, कोई काम नहीं किया, तो वो इंटू जी इंटू एम आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक में कोई समस्या, बात समझ में आया है। तो यहाँ पे हमने जो कुछ भी किया वो मून को दिमाग में रखते हुए किया, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट किस पे था, मून पे था, मास हमने किसका लिया, मून का लिया, रेडियस किसका लिया हमने, मून का लिया। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक में पहले बताइए, कोई दिक्कत है समझने में। चलिए तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का आएगा, है ना, और सॉल्व करना बड़ा आसान बात है, कोई हार्ड नहीं है। अब आगे देखिए, सिमिलरली अब आपको यहाँ पे धरती के बारे में सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लेट द मास ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी एम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने मून के कॉन्टेक्स्ट में लिया था वही ऑब्जेक्ट आपको धरती के कॉन्टेक्स्ट में भी लेना है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट हम लोग बदल देंगे, ये लिए हैं तो इस बार हम लोग ये ले लेंगे, नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं। जो ऑब्जेक्ट आपने मून के कॉन्टेक्स्ट में लिया था वही ऑब्जेक्ट आपको अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी लेना है, तभी तो हमको पता चलेगा कि किसी वही सेम ऑब्जेक्ट का मून पे क्या था वेट, अर्थ पे क्या वेट था। सेम ऑब्जेक्ट आप जब लेंगे तभी तो पता चलेगा ना। यदि हम लोग ऑब्जेक्ट अलग अलग ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेट अलग अलग आएगा, है ना। लेकिन यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट सेम है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट का धरती पर क्या वेट था और मून पर क्या वेट था। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम लेना है, ठीक है। आगे तो जो ऑब्जेक्ट आपने इसमें लिया था वही ऑब्जेक्ट आपको इसमें भी लेना है। तो क्या लिखना है आपको, लेट द मास ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी एम, इधर भी आपने एम माना था, इधर भी आपको स्मॉल एम ही मानना है, स्मॉल स्मॉल मानना है। आगे उसके बाद लेट द मास ऑफ द अर्थ बी कैपिटल एम, आपको धरती का मास क्या मान लेना है, कैपिटल एम मान लेना है, ठीक है। आगे लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी कैपिटल आर मान लेना है, धरती का रेडियस आपको कैपिटल आर मानना है। उसके बाद लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट का वेट ना हमको पता करना है, किस पे, अर्थ पे, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी डब्ल्यू ई, यानी कि हम लोग किसका वेट निकालने जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे डब्ल्यू ई लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या था भाई, डब्ल्यू एम, क्यों, क्योंकि हम लोग मून पे निकाल रहे थे और यहाँ पे हम लोग धरती पे निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू ई लिखेंगे। लेकिन ये ई इतना छोटा होना चाहिए कि लगना चाहिए कि वो बिल्कुल बेस में, यानी कि जड़ में, उसके नीचे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक में कोई डाउट। तो जो काम हमने लगभग इधर किया था वही काम हम लोग यहाँ तक भी कर चुके हैं। इसमें भी आपको अप्लाई करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें भी हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है,
यही तो है ना, यही है। चलिए फिर से वही बात कहेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट, यानी कि धरती जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे खींचने के लिए, वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा। तो क्या हम लोग एफ के जगह पर वेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वेट को आपने क्या माना है, डब्ल्यू ई। कहां से पता चला आपको, ये वाला लाइन क्या, तो फोर्स के जगह पर आपने यहाँ पे डब्ल्यू ई लिख दिया, यानी कि वेट लिख दिया किसके ऊपर, धरती के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का हम बार बार क्यों ले रहे हैं, ताकि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट आ जाए और आपको लगे कि हाँ वाकई में एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है। कभी हम लोग इसको मून पे रख रहे हैं, कभी हम लोग इसको अर्थ पे रख ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आप इसको मान के चलिए, मार्कर को, ठीक ना। आगे उसके बाद जी है, तो यहाँ भी जी रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हमारा एम है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ सेम है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे डी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस से आपका क्या होता है, रेडियस होता है, तो आर स्क्वायर। कोई समस्या है इसमें, चलिए आगे आप देखिए ध्यान से। जी का वैल्यू रहने दीजिए, उसको मत डालिए, क्योंकि हमने इधर भी नहीं डाला था, नहीं डाला वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं दोनों आपस में कैंसिल होगा, है ना। आगे बढ़ता है कार्य, खैर कहाँ पे कैंसिल होगा ये हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको जी का वैल्यू नहीं डालना है। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है प्रोसेस लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम लोग जी का वैल्यू यहाँ पे नहीं डालते हैं। तो जी का वैल्यू आपको नहीं डालना है तो मत डालिए, डालना है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एम, किसका ये एम है, यानी कि मास किसका है, ये अर्थ का। अर्थ का मास आपको हमने हर बार क्या बताया है, 6 × 10⁻, कितना, 24 kg, है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 5.98, तो क्या इसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या 6 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा, लेकिन हमने यहाँ पे 5.98 क्यों लिखा, क्योंकि आपके बुक में ये टेबल दिया गया है कि आपको ये यूज करना है, तो हमने यहाँ पे वही मास लिखा है जो कि टेबल में दिया हुआ है। लेकिन आप अर्थ का मास जो है हर बार न्यूमेरिकल्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप 6 ही लिखिएगा, 6 × 10⁻24 kg ही लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था टेबल में, तो उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया, 5.98 × 10⁻24। उसके बाद स्मॉल एम का वैल्यू, स्मॉल एम का वैल्यू रहने दो सेम, नहीं मत डालो, उसको डालना भी नहीं, आपको मालूम भी नहीं है, क्योंकि आपने केवल क्या माना है, एम माना है। तो जो चीज़ हम लोग इधर किए थे वही चीज़ इधर भी कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। आगे आर स्क्वायर, यानी कि धरती के रेडियस का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और धरती का रेडियस कितना होता है, धरती का रेडियस ये भी हमने आपके बुक से ही लिया है, 6.37 × 10⁻6 मीटर में है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दो, ये धरती का क्या है, आपका रेडियस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इतना। अब जरा देखिए ध्यान से, इस जी को आपको कुछ नहीं करना है, इस स्मॉल एम को आपको कुछ नहीं करना है ना। तो आपको सॉल्व केवल किसको करना है, इस नीचे वाले को पूरे को और इतना भर को केवल, है कि नहीं। जब इसको और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका ये वैल्यू आएगा, 1.474 × 10⁻11 × G × M। क्या कुछ इसी प्रकार का हमने यहाँ पे भी किया था क्या, देखिए तो क्या था ना। चलिए अब दोनों हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, इसको आपने माना इक्वेशन फर्स्ट, अब आप इसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आप इसको यदि सॉल्व करके देखेंगे तो आपका लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दोनों क्रिएट हो चुका। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, यानी कि पहले इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो पहला इक्वेशन आपका क्या है, यही तो है ना, देखिए ध्यान से, क्या है यही वाला इक्वेशन, समझिए ध्यान से, क्या यही वाला इक्वेशन सेम टू सेम हमने यहाँ पे ऊपर में लिखा है क्या, जरा मिला लीजिए एक बार फटाक से, है कि नहीं। उसको डिवाइड करना है सेकंड इक्वेशन से, तो सेकंड इक्वेशन आपका ये वाला है। क्या ये वाला इक्वेशन हमारा सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, बिल्कुल लिखा हुआ है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा कटैया छटैया वाला काम कर लेते हैं। जैसे स्मॉल एम से हमारा स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल जी से कैपिटल जी वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं डाला कैपिटल जी का, तो कितना आसान हो गया काटना, है ना। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते तो सॉल्व करते तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, है कि नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पर जी का वैल्यू नहीं डाला, इसमें भी जी का वैल्यू हमने नहीं डाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब आप इसको इतना कर देंगे तो आपके पास तो केवल ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ बचाना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे अब तो आपके पास आएगा कुछ इतना 0.165 सॉल्व करने के बाद, ठीक ना। लेकिन ये तो आपका अभी डेसिमल में है ना। तो इसको अब आप ला सकते हैं
फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या है आपका, ऊपर वाला है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून, नीचे वाला क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ, ठीक है। तो कितना आया, 1/6 आया अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत इससे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 1/6 आपका अप्रॉक्स है, और यही वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। अब जरा हमको एक बात बताइए आप लोग यहाँ पे कि ये जो 1/6 आया है, अच्छा ऊपर में क्या है, वेट, ये क्या है, WM, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना, किसके ऊपर, मून के ऊपर, कितना आया उसका, 1 आया। नीचे देखिए वेट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट का, किसके ऊपर, धरती के ऊपर, कितना आया, 6 आया। अब ऐसा बताइए ऐसा क्यों हुआ, ऊपर में आया 1, नीचे में आया 6, इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है मालूम है, रीजन ये है कि धरती का मास ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू मून के मास से कंपैरिजन में, इसी के वजह से यहाँ पे इस वाले में यानी कि धरती के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू ज्यादा आया, और मास के मून के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू 1 आया, जो कि बहुत कम है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धरती का मास ज्यादा है मून के मास से, इसीलिए ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इतना तो आपने जान लिया कि 1/6 आया, लेकिन ये 1/6 है क्या, ये कहना क्या चाहता है, बता क्या रहा है ये हमको, हम इसे और क्या समझ सकते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से, इससे हम लोग क्या समझते हैं, हैंस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया, ये जो लाइन आपने हमने यहाँ पे नीचे में लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट धरती पर जितना भी है, उससे मतलब नहीं हमको कितना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का धरती पर जो भी वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/6 से, तो जो वैल्यू आएगा आपका वही वैल्यू होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट किसके ऊपर, मून के ऊपर। बात समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का धरती पर, सुनिएगा ध्यान से, ये वाला लाइन समझा रहे हैं, नीचे वाला है ना, ध्यान से पढ़िए इसको एक बार, उसके बाद फिर यहाँ पे चलते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट क्या होगा, 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का धरती पर जो भी वेट है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से, तो जो आंसर आएगा वही वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का किसके ऊपर, मून के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, चलिए मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का धरती पर वेट 30 न्यूटन है। हमने क्या कहा, इस ऑब्जेक्ट का धरती पर वेट 30 न्यूटन है, ठीक है ना। चलिए कितना है, 30 न्यूटन। और यदि मैं आपसे अभी पूछ दूं कि बताओ कि धरती पर इस ऑब्जेक्ट का यदि 30 न्यूटन वेट है तो मून पर इसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से करेंगे, 1/6 इंटू, क्या वही चीज, यही चीज जो हमने आपको यहाँ पे समझाया, 1/6 इंटू, ये क्या है, ये वेट है ऑब्जेक्ट का किसके ऊपर, धरती के ऊपर। लेकिन हमने क्या पूछ दिया अभी आपसे तुरंत कि अब बताओ कि जब इस ऑब्जेक्ट का धरती पर वेट 30 न्यूटन है तो मून पे इसी का वेट कितना होगा, तो आपको क्या करना है, केवल इसके वेट में 1/6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो क्या वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल वही चीज लिखा हुआ है। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 6 5 कितना होता है, 30, यानी कि 5 न्यूटन, 5 न्यूटन वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का किसके ऊपर, मून के ऊपर। बात समझ में आ गया। तो इस क्लास से आपने बेसिकली ये सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का धरती पर वेट कितना भी हो, बस उसमें यदि आप 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट, कहाँ पर, मून पे। कोई दिक्कत
बात समझ में आ गया है? जल्दी बताइए, किसी प्रकार का कोई समस्या? तो ये जो तरीका आपने निकाला ना, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे क्या वेट होगा इसको निकालने का, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, बस उस ऑब्जेक्ट का धरती पर जो भी वेट है उसमें 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और जो आंसर हाँ इसका डेरिवेशन पूछ सकता है। इसका डेरिवेशन यदि पूछे ना आपसे तो हम बता दे रहे हैं। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि गिव द डेरिवेशन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, गिव द डेरिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नहीं ऐसे, गिव द डेरिवेशन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर क्या वेट होगा इसका डेरिवेशन बताइए। डेरिवेशन मतलब कि उसका फॉर्मूला क्रिएट करके बताइए, और फॉर्मूला आपका केवल और केवल यही चीज है, इतना ही चीज बस, ये आपका मेन फॉर्मूला है, असल तो आपका यही है। इसको लेकिन निकालने में कितना तामझाम हम लोगों को करना पड़ा है ना, तब जाकर हमारा ये वाला स्टेटमेंट आया है। हाँ तो ये 5 नंबर में आता है ना, 2-3 नंबर में ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो 5 नंबर में ये लगभग आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जब ऐसा पूछे तो आप कहाँ से लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है। ये तो ऊपर का डेफिनेशन हो गया है ना, यहाँ से आप लिखेंगे सारे चीज़ों को। ना इसको भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यदि डेरिवेशन पूछे तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब कोई समस्या इसमें होगा नहीं ना? चलिए, इसी से रिलेटेड हम एक सवाल बना लेते हैं, है ना, तब आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर हम लोग किस प्रकार से इस डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, एक फटाक से हम लोग सवाल बना लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे सवाल आपके, हाँ एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद एक सवाल है हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आपके बुक से, एक एग्जाम्पल है बेसिकली, पेज नंबर 138 एग्जाम्पल है आपका 138 में, एग्जाम्पल नंबर 10.5, ठीक है। उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि मालूम चल जाए कि इस डेरिवेशन का इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कैसे करते हैं, है ना। चलिए फटाक से कर लेते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे है ना। चलिए मिटा देते हैं इसको। हाँ देखिए, इस चीज को ना आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इस चीज को, ये वाला जो आपका स्टेटमेंट था ना, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है धरती पर, उसी चीज को यदि हम लोग उठा के मून पे रख देंगे ना, वो 6 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 6 गुना कम हो जाएगा मतलब 6 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात। क्या देखो, इसको ना याद रखने का 2-3 तरीका है। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का धरती पर जो भी वेट है ना, उस वेट में 1/6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वही हो गया उस ऑब्जेक्ट का वेट, किसके ऊपर, मून के ऊपर, ठीक है। ये पहला तरीका याद रखने का हो गया। दूसरा तरीका ये है कि धरती पर किसी ऑब्जेक्ट का जो भी वेट है उसको उठा के यदि हम लोग मून पे जाकर रख देंगे तो वो 6 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 6 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस सिंपल सी बात, ठीक है। तो 6 गुना कम हो जाता है। चलिए, तो सवाल बोलिए क्या लिखा हुआ है, उसको हम लोग एक बार बना लेते हैं। ये आपका बेसिकली एग्जाम्पल में से है, ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल का, चलिए क्वेश्चन ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन ही इसको कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट वेट, WEIGH एज 10 न्यूटन when measured on the surface of the earth
अर्थ, फुल स्टॉप है, नहीं, what would, फुल स्टॉप है, हाँ, उसके बाद what would व्हाट वुड, be its weight, व्हाट वुड be its weight बी इट्स वेट, when measured, वेट when measured व्हेन मेजर्ड, on the surface of the moon, मेजर्ड on the surface, ऑन दी, surface ऑन द सरफेस, of the moon, सरफेस of the moon, ऑफ द moon. मून। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपका एग्जांपल में से था लेकिन हमने इसको एक क्वेश्चन के रूप में क्रिएट कर लिया। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट वे यानी कि वेट, बेसिकली एन ऑब्जेक्ट वे हैज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इतना सा बड़ा स्टेटमेंट कहने का मतलब सीधा सा ये है, इसका कहने का मतलब सीधा सा ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट धरती पर कितना है, 10 न्यूटन है। कोई दिक्कत? चलो, उसी ऑब्जेक्ट का व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। उसी ऑब्जेक्ट का वेट पता करो किसके सरफेस पर, मून के सरफेस पर। बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा बात है। जैसे धरती पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 10 न्यूटन, और हमने तुरंत यहाँ पे फॉर्मूला में कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का धरती पर जो भी वेट है बस उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का वेट, लेकिन किसके ऊपर, मून के ऊपर। सिंपल सी बात। यदि हम इसका इतना आसानी से निकालना चाहें ना सॉल्यूशन तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ता है ना। जैसे हम लोग किसके ऊपर दिया हुआ था ये, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, WE बराबर 10 न्यूटन, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का धरती के ऊपर वेट कितना है, 10 न्यूटन है कि नहीं। चलिए अब हमको निकालना किसके ऊपर है, मून के ऊपर निकालना है। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जो भी आपका क्या हो, जो भी आपका धरती पर वेट हो उसमें मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/6 से, है कि नहीं। चलिए तो आपका क्या आएगा, 10/6 आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं डिवाइड। कितने बार में लग जाएगा भाई, 1 बार में लग जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन था ना, हाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट कितना, 6 बार में लग जाएगा, छोचो का 36, कितने बार में, हाँ 6 बार में 36। उसके बाद यानी कि वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 1.66666, ये बार बार बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 1.7 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका आंसर आ गया 1.7 न्यूटन, सॉरी 6-7 कर लो, 6-7 या फिर आप 7, चलो बुक में क्या दिया हुआ है 1.67 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए ऐसा क्यों किया गया, बार देखो पहली बार तो 1.6 आया आपका, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, यहाँ से आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार 6 लिखने के वजह से आप उसको क्या कर दीजिए, 7 कर दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं राउंड ऑफ कर देना, है ना। तो 1.67 आ गया, तो आप इसको भी कर लीजिए यहाँ पे 1.67, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो 1.67 न्यूटन आया है ये उसी ऑब्जेक्ट का वेट है, किसके ऊपर, मून के ऊपर। बात समझ में आया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका कि वेट धरती पर दिया हुआ हो, बस उस वेट में 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आ गया वही आंसर हो गया आपका उस ऑब्जेक्ट का वेट, कहाँ पर, मून के ऊपर। बड़ा सिंपल सी सवाल है। क्या इस सवाल में कुछ दम था क्या, कोई दम नहीं था। बात समझ में आ गया। तो लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को हमेशा याद रखिए, कान में खोस लीजिए इस बात को। चलते फिरते भी रोड पे यदि कोई पूछ दे तो आपको बता देना है कि मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, कितना होगा, 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन दी अर्थ। मतलब कि धरती पर किसी ऑब्जेक्ट का जो भी वेट है उसमें बस 1/6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ गया वही हो गया उस ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट, क्या है ना।
चलिए, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें किसी प्रकार का समस्या आप लोगों को समझ में आया है? आप लोगों को किसी प्रकार का समस्या रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, है ना। और ये सवाल आपके बेसिकली एग्जाम्पल का था, तो हमने इसको एक क्वेश्चन के रूप में क्रिएट कर लिया, है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक शुरुआत करेंगे, है ना। टॉपिक का नाम है आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक फिलहाल जो कुछ भी पढ़ा शुरुआत क्लास से लेकर आज तक के क्लास में, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को है तो बेशक आप कमेंट कीजिए, है ना। और कहीं पर भी यदि कोई समस्या का जैसे हल ना मिल पा रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, है ना। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं आपके कमेंट का जवाब देने का। तो अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में, है ना। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।